हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग किंगडम एनिमालिया स्टडी कर रहे थे और किंगडम एनिमालिया में हमने फाइलम कोर्डाटा के अंदर सब फाइलम वर्टिब्राटा पढ़ना शुरू किया था। और वर्टिब्राटा के अंदर आपको पता है कि हमें टोटल 7 क्लासेस के बारे में स्टडी करना है, जिसमें कि है साइक्लोस्टोमा, कॉन्ड्रीथाइस, ऑस्टिथाइस जो कि सुपर क्लास फाइसेस के 2 क्लासेस हैं, और फिर हमें 4 क्लासेस पढ़ने हैं टेट्रापोडा के, जो कि है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमल्स। तो हमने कहा था कि हम सब बाकी सारे क्लासेस को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग उसमें से पहला क्लास स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है साइक्लोस्टोमा। और आपको याद होगा कि जो साइक्लोस्टोमा है वो फाइलम कोर्डाटा का सब फाइलम वर्टिब्राटा के डिवीजन एग्नाथा का एक क्लास है। देखो कैसा है फाइलम। सबसे पहले तो किंगडम एनिमालिया का के 11 फाइलम में से एक फाइलम कोर्डाटा, और कोर्डाटा के 3 सब फाइलम जिसमें से एक वर्टिब्राटा, और वर्टिब्राटा के 2 डिवीजन जिसमें से एक डिवीजन एग्नाथा, और एग्नाथा के अंदर में एक ही क्लास, जिस क्लास का नाम साइक्लोस्टोमा। तो हम लोग आज साइक्लोस्टोमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइक्लोस्टोमा के बारे में बात करना। छोटे-छोटे लेक्चर्स होंगे, तो बस ध्यान रखिएगा। साइक्लोस्टोमा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से कोई भी जमीन पर, लैंड पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साइक्लोस्टोमा के जितने भी मेंबर्स हैं ऑल आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो दिस ऑल एक्वेटिक। नेक्स्ट, इसकी जो बॉडी होती है वो इलॉन्गेटेड बॉडी होती है, यानी कि लंबी बॉडी होती है, इलॉन्गेटेड बॉडी होती है। और इनके पास 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था गिल स्लिट्स क्या होता है। कोर्डाटा का एक पेक्यूलियर फीचर है गिल स्लिट्स। पेक्यूलियर फीचर मतलब एक ऐसा फीचर जो उसमें होता ही है। याद कीजिए, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल, ये सब ऐसी चीजें थी जो कोर्डाटा के जीवन में कहीं न कभी होती ही होती है। तो जो साइक्लोस्टोमा है उनमें कितने पेयर गिल स्लिट्स होते हैं? 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। और गिल स्लिट्स कहां मौजूद होते हैं? फेरिंजियल रीजन में, मौथ के पीछे फेरिंजियल रीजन में मौजूद होता है। ये आपको पता होगा, कोर्डाटा के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इसके पास 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। इसके जितने भी मेंबर हैं वो फिशेज पर इक्टोपैरासाइट होते हैं। फिशेज पर इक्टोपैरासाइट का मतलब क्या हुआ? जो मछलियां पानी के अंदर पाई जाती हैं उनके बॉडी के ऊपर ये चिपके हुए रहते हैं। जैसे हम लोग के ऊपर, जैसे मॉस्किटो हो गया, वो हमारे ऊपर क्या है? इक्टोपैरासाइट है। मॉस्किटो हमारी बॉडी को, हमको होस्ट के रूप में इस्तेमाल करके हमारा खून पी के जिंदा रहता है। ठीक इसी तरह जो साइक्लोस्टोमा के मेंबर है वो फिशेज पर इक्टोपैरासाइट होती है, यानी कि वो जो फिशेज होती है, जो मछलियां होती है, उनके बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेती है। समझ गए? तो ये इक्टोपैरासाइट होती है फिशेज के ऊपर, एक्टोपैरासाइट और फिशेज। अगर इसके मौत की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि साइक्लोस्टोमा का जो नाम है, साइक्लोस्टोमा का जो नाम है वो आया ही है उसके सर्कुलर माउथ से। इसके माउथ की अगर आप देखें तो इसका माउथ जो होता है वो सकिंग होता है। ऑब्वियस सी बात है, सकिंग होगा क्योंकि पैरासाइट अगर हो तो तुमको चूसना है ना दूसरे के बॉडी में से, न्यूट्रिशन लेना है, तो दूसरे के ब्लड को लेना है। तो सकिंग माउथ होता है इसका, तो सकिंग सर्कुलर माउथ। इसका जो माउथ होता है वो सकिंग होता है, सर्कुलर होता है। और आपको पता है कि एग्नाथा का मेंबर है, और एग्नाथा के मेंबर के पास जॉज नहीं होती है, ये जॉलेस होता है, इनके पास कोई जबड़ा नहीं होता। तो जॉलेस माउथ है इनका, और सकिंग सर्कुलर है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसके बॉडी के ऊपर ना तो कोई फिन्स है ना स्केल्स है। स्केल्स और फिन्स क्या होती है? मछलियों में फिन्स होता है। मैंने बताया था आपको, क्या आपने कभी जीवन में मछलियां देखी होगी बाजार में, कभी आप मछट्टा में अगर आप मछली खरीदने गए हो तो मछट्टा में जब आप मछली खरीदते हो तो मछली वाला उसको ऐसे ऐसे साफ करता है, तो उसमें से इतना पतला पतला स्केल्स निकलता है। तो साइक्लोस्टोमा के ऊपर जनरली मछलियों के ऊपर स्केल्स होता है, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी भी होती है जिनके ऊपर स्केल्स नहीं होता। लेकिन जो साइक्लोस्टोमा के मेंबर है उनमें स्केल्स होता ही नहीं। तो इनके पास ना तो स्केल्स होता है ना फिन्स होता है। फिन्स मतलब तैरने के लिए इनके पास फिन्स भी नहीं होता। समझ गए? तो इसके पास ना स्केल्स होता है ना फिन्स होता है। अगर नेक्स्ट अगर बात करें कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, यानी इसका जो वर्टिब्रल कॉलम है, अब एक बात बताओ, ये अगर वर्टिब्राटा का मेंबर है तो इसके पास वर्टिब्रल कॉलम तो होगा। हम बात जानते हैं कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होगा साइक्लोस्टोमा का, वो कार्टिलेज का बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम होगा, यानी बोन का बना हुआ नहीं, कार्टिलेज का बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम होगा। याद रखिएगा, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। इसके अगर रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन जैसा कि आप जानते हो गिल्स से इसका रिस्पायरेशन हो जाएगा, पानी के अंदर पाए जाते हैं। डाइजेशन की बात करें तो एक्टोपैरासाइट बता ही दिया मैंने। और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जिसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। भाई एक बात याद रखना कि जितने भी
जितने भी वर्टिब्राटा के मेंबर है सबके अंदर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, किसी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा। यानी कि जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर बहेंगी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। आप एक्सक्रीशन की बात करोगे कि सर यहाँ तो आपने एक्सक्रीशन दिया ही नहीं, तो बाबू एक बात याद रखना, एक्सक्रीशन के लिए भी इस बात को आप याद रखो कि जितने भी वर्टिब्राटा के मेंबर है सबके पास किडनी होती है। सबके पास क्या होती है? किडनी होती है। अब जनरली याद करना शुरू करो, और डाटा के अंदर जितने भी है सबके पास क्या होती है? किडनी होती है। तो किडनी, इनके पास किडनी से इसका एक्सक्रीशन होगा, रिस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होगा, डाइजेशन में एक तो पैरासाइट है तो ये अपना डायरेक्ट फिश का ब्लड लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज होगा और ये कोल्ड ब्लडेड होगा। अब आप जानते हो, देखो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो होता है जिसका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग से प्रभावित नहीं होता। जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर इन्वायरमेंट ठंडा हो जाए तो क्या हमारा बॉडी ठंडा हो जाएगा? नो। अगर क्या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नो। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घट के 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नो। हमारे बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। चाहे टेम्परेचर बाहर का कम हो या ज्यादा हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जनरली बुखार आने पर बढ़ जाता है, वो अलग चीज है, बीमार होने पर टेम्परेचर वैरी करती है, लेकिन जनरली हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड वो होता है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बदलने से बदलता है। यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहने का मतलब है कि अगर इन्वायरमेंट ठंडा होगा तो उसके बॉडी का ब्लड भी ठंडा हो जाएगा, और जब इन्वायरमेंट गर्म होगा तो उसके बॉडी का ब्लड भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी उसका बॉडी टेम्परेचर जो है, देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ना, टेम्परेचर मेंटेन करना, वो ब्लड के हाथ, ब्लड ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब आप क्लास 10th में ब्लड के बारे में स्टडी करना शुरू करोगे तो उसमें वहां पे बताया जाएगा कि ब्लड ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हर जगह सेम रखता है। नहीं तो पता चला हमारे बॉडी के अंदर का खून गर्म हो गया, बाहर का ब्लड ठंडा रह गया, होगा ना? अंदर से हीट लॉस बाहर नहीं हो सकती, बाहर से तो हीट लॉस हो सकती है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना किसका फंक्शन है? ब्लड का ही फंक्शन है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स करने का मतलब हुआ कि वैसे एनिमल्स जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर अधिक होगा उसका भी बॉडी टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो उसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जो साइक्लोस्टोमा है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये सारी बातें आपको याद करनी है, नोट भी कुछ नहीं है, आज के डिस्क्रिप्शन में नोट नहीं है, यही से आपको नोट डाउन करना है, बोर्ड से ही नोट डाउन करना है। तो सारे फीचर्स लिख लोगे। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग है साइक्लोस्टोमा का, उसका रिप्रोडक्शन है। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अच्छा है देखने में। तो जरा उसको आप देखते हैं। देखो इसके जो एडल्ट होते हैं, जो साइक्लोस्टोमा के जो एडल्ट होते हैं वो एडल्ट पाए जाते हैं कहाँ? मैराइन एनवायरनमेंट। आप जानते हो मैराइन का मतलब समुद्र में पाया जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मैराइन एनवायरनमेंट। और जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है, तब ये आते हैं फ्रेश वाटर। जब इसे क्या करना है? रिप्रोड्यूस करना है। जब इसको क्या करना है? रिप्रोड्यूस करना है, तो ये कहाँ आ जाएंगे? फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में आते हैं, यानी कि ये तैर करके कहां से कहां आते हैं? वो तैर करके आते हैं मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में। साइक्लोस्टोमा का नंबर देखो कितना यूनिक है। और फ्रेश वाटर में आकर के ये अपना मेल फीमेल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और हर्माफ्रोडाइट नहीं है, यानी मेल फीमेल अलग अलग होता है। तो मेल फीमेल फिर मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, याद रख सकते हो। अगर आपको याद ही रखना तो मैं यहां लिख दूं, इसका क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैंने नहीं लिखा था, आप याद रख सकते हो। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूनिसेक्सुअल, ये क्या होते हैं? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल फीमेल क्या होता है इनका अलग अलग होता है। फिर अगर बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कौन सा फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर इसकी अगली बात करें तो इनमें है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में तो जरूर आ गई होंगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई इसका मतलब आपने बैक लेक्चर्स नहीं देखे, मतलब तो समझ में आएगा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे यानी कि मेल फीमेल दो इन्वॉल्व होगा। यूनिसेक्सुअल करने का मतलब मेल फीमेल अलग अलग होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करने का मतलब लार्वा होगा। क्या होगा आपको? आई होप आपकी सारी बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ आते देखिए इसका रिप्रोडक्शन का पैटर्न कितना इसका अच्छा है। इसके एडल्ट्स मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते, तो ये इसको जब रिप्रोड्यूस करना होगा तो जो इसका मेल फीमेल है वो कहाँ आएगा? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में आके ये रिप्रोड्यूस करेंगे। फ्रेश वाटर में आएंगे, इनका जो है सो मेल फीमेल मिलके जो है सो वहां पर मेटिंग होगी उनकी,
जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा और फिर क्या होगा, जाइगोट बनेगा और यहां पर ये आकर के रिप्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे आकर के वो एग देंगे। क्या देंगे? एग, अंडा देंगे। तो आप यहां से चाहो तो एक और चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ और ऐड कर सकते हो, ओविपेरस। ओविपेरस याद होगा, ओविपेरस एंड विविपेरस। अंडा देने वाले को कहते हैं ओविपेरस और बच्चा देने वाले को कहते हैं विविपेरस। याद होगा आपको। तो ये ओविपेरस यानी अंडा देंगे। तो ये क्या करते हैं, एडल्ट इसके मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, आते हैं तैर करके फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में रिप्रोड्यूस करते हैं, वहां पर एग देते हैं, अंडा देते हैं। और अंडा देने के बाद जब वो अंडा दे देंगे, अंडा देने के बाद इसका क्या होता है, अंडा फोड़ के इसका लार्वा बाहर आता है। क्या बाहर आता है? इसका लार्वा, एक फिर निकलता है, इसका क्या होता है, लार्वा बाहर आता है। और वो लार्वा फिर स्विम करके कहां चला जाता है, फिर ये लार्वा स्विम करके मैरीन एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये स्विम करके कहां चला जाता है, मैरीन एनवायरनमेंट में। और जो एडल्ट आया था फ्रेश वाटर में वो वही मर जाता है, वो वही मर जाता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, देखो दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है, भगवान ने कैसी दुनिया बनाई। इस साइक्लोस्टोम के जो मेंबर हैं उनको जब रिप्रोड्यूस करना है तो उनके एडल्ट्स कहां आएंगे, तैर करके, वो तैर करके आएंगे फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में आने के बाद वहां वो रिप्रोड्यूस करेंगे, एग देंगे और उनका जो एग होगा उनमें से लार्वा बाहर निकलेगा और एग देकर के वो मर जाएंगे। एग देकर के जो उसका एडल्ट होगा वो वहां मर जाएगा और वो क्या करेगा, वहां से उसके एग में से लार्वा बाहर आएगा और वो लार्वा तैर करके कहां चला जाएगा, मैरीन एनवायरनमेंट में। फिर से वो समुद्र में चला जाएगा, फिर वहां बड़ा होगा, फिर वो एडल्ट होगा, फिर उसे जब रिप्रोड्यूस करना होगा फिर फ्रेश वाटर में आएगा, अंडा देगा, मर जाएगा, फिर वो घूम करके फिर उसका लार्वा मैरीन एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ये चक्कर चलता रहेगा और यही होता है साइक्लोस्टोमा। आई होप आपको साइक्लोस्टोमा समझ में आया होगा। आई होप आई थिंक आपके बुक में साइक्लोस्टोमा का डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसका, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ और समझ में ना आए तो आप इतना याद रखिएगा, साइक्लोस्टोमा नाम सर्कुलर माउथ से आया है और ये एग्नाथा का मेंबर है और सारी चीजें तो यहाँ लिखी हुई है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें आपको समझ में नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटर ढंग से, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई आपके पास बुक हो जिसमें ये दिया हुआ हो तो अच्छी बात है, वहां से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई डिस्क्रिप्शन में कोई नोट अवेलेबल नहीं है, आपको यहीं से सारी चीजें उतारनी है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको आप ले लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम बात करेंगे सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा होगा। उसके अंदर में सारी मछलियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि मछलियों के अंदर क्या चीज कैसे होता है। तो अगला लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए, कल वो लेक्चर आ जाएगा। रेगुलर आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा, चिंता मत कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में। आज छोटा सा लेक्चर था साइक्लोस्टोमा के बारे में, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, आपसे किसी स्कूल के एग्जाम में तो पूछा नहीं जा रहा है, इवन ओलंपियाड सब में बहुत ही कम ही चांस है इससे क्वेश्चन आने का, लेकिन फिर भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है, पढ़ लो। मेडिकल आगे अगर आपको बायो रखना है तो अच्छा ही है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में। सी यू सून, बाय बाय।